नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में शामिल लगभग सभी विषयों को देख करके बनाई जाती है। और इस श्रृंखला को बनाने के पूर्व हमारी टीम के द्वारा बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा जाता है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वहां पर हमारी यह श्रृंखला अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि सही विकल्प के साथ साथ बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करें और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जहां जहां भी सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, वहां पर हमारी यह सीरीज अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है वह भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने है, राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लागू करने की अनुशंसा होती है, उसकी शक्ति किसके पास है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग एरर है, हम इसको सही करने का प्रयास करेंगे। राज्य महाधिवक्ता होता है, राज महाधिवक्ता नहीं होता है, राज्य महाधिवक्ता जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य महाधिवक्ता को कहा जाता है एडवोकेट जनरल। राज्य, अब सही है, राज्य महाधिवक्ता के पास। दूसरा विकल्प यहां पर दिया गया है आपको राज्यपाल के पास। तीसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति के पास। चौथा और अंतिम विकल्प है प्रधानमंत्री के पास। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है कि राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होती है, अर्थात विकल्प बी यहां पर सही है। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तब संबंधित राज्य के राज्यपाल लिखित सिफारिश करते हैं भारत के राष्ट्रपति से और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 356 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को लागू करते हुए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। तो सिफारिश कौन करेगा? तो सिफारिश करने का अधिकार किसके पास है? संबंधित राज्य की कार्यपालिका के प्रधान। चूंकि राज्यपाल संबंधित राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और वह केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान अर्थात भारत के राष्ट्रपति से लिखित सिफारिश के आधार पर यह कह सकते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पूर्ण रूप से व्याप्त है। याद रखना है, इसे राज्यों का आपातकाल भी कहा गया है। इसका अनुच्छेद कौन सा मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, इसका अनुच्छेद होगा 356। याद रखिएगा 356। सिफारिश कौन करेगा? तो सिफारिश राज्यपाल करेंगे और लागू कौन करेगा? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि यहां पर दिया है राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है, राज्य का प्रधान विधि अधिकारी होता है। और याद रखिएगा, राज्य के जो भी मामले होते हैं उनको विधिक परामर्श देने के लिए राज्य महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया है। राज्य सरकार का वह वकील होता है, अधिवक्ता होता है, ये भी याद रखिएगा। और विधिक मामलों पर परामर्श देने के लिए यह पद संविधान में सृजित किया गया है। इसका वर्णन कहां पर है? तो आपको नोट करना है संविधान का अनुच्छेद 165। याद रखिएगा, अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल के पद का प्रावधान है। यह ऐसा पदाधिकारी है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, किंतु राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में यह भाग ले सकता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है और पूर्व की परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य की विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो आपका जवाब होगा राज्य महाधिवक्ता। इसका वर्णन कहां पर है? तो आपको नोट कर लेना है, अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। एक संवैधानिक पद है, यह भी आपको याद रखना है। अब अगले विकल्प पर हम चर्चा करेंगे। यहां पर दिया है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा या संसद के उच्च सदन का पदेन अध्यक्ष भी होता है। पदेन अध्यक्ष होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप बताएंगे 5 वर्षों का होता है। और वर्तमान समय भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी है। इनके पूर्वाधिकारी कौन थे, तो आपको याद रखना है जगदीप धनखड़ जी। और जगदीप धनखड़ जी के पूर्वाधिकारी कौन थे, तो आपको याद रखना है एम वेंकैया नायडू जी। और एम वेंकैया नायडू जी के पूर्वाधिकारी कौन थे, तो आपको याद रखना है मोहम्मद हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एम हिदायतुल्ला नहीं, यहां पर मैं थोड़ा सा त्रुटि हुई, हमसे माफी चाहेंगे। वेंकैया नायडू जी के पूर्वाधिकारी थे मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले विकल्प पर आते हैं। यहां पर दिया हुआ है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पद का वर्णन कहां पर है, तो मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 75(1) में, संविधान के अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, याद रखिएगा। और भारत का प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, यह भी याद रखिएगा। और केंद्रीय संघीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य सेतु का कार्य करने का उत्तरदायित्व किसका है, तो आपको जवाब होगा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों या केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और नियुक्त किए गए जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनमें सबको विभागों का वितरण या किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है या प्रधानमंत्री का स्वविवेकी अधिकार है, भी आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, याद रखिएगा। लोकसभा अर्थात केंद्रीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। सामान्य दिन में बहुत सारे पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से यह भी पूछ लिया जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में किसको दिया गया, कब से दिया जा रहा है, कितनी महिलाओं को मिला, कितने पुरुषों को मिला, आदि आदि सवाल पूछे जा चुके हैं। तो उसी क्रम में हमारी टीम के द्वारा यह प्रश्न आपके लिए लाया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के। तो इसकी शुरुआत कब हुई, पहला विकल्प यहां पर है वर्ष 1991 में, दूसरा है वर्ष 1965 में, तीसरा विकल्प है 1969 में, चौथा और अंतिम विकल्प है 1983 में। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार, याद रखिएगा, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के वर्ष 1969 में स्थापित किया गया। मैं यहां पे नोट किए दे रहा हूं, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, याद रखना है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहले किसे दिया गया, तो आप नोट करिएगा, देविका रानी को, देविका रानी को सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा यह पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करेंगे जो पहला विकल्प यहां पर दिया है वर्ष 1991 में, तो वर्ष 1991 में व्यास सम्मान, वर्ष 1991 में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया, तो आपको याद रखना है साहित्य जगत का व्यास सम्मान। व्यास सम्मान वर्ष 1991 से प्रदान किया जा रहा है, ये आपको नोट कर लेना है। 1965 से साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 से दिया जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार या सम्मान, नोट कर लेना है। अब 1983 जो हमारा अंतिम विकल्प है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम ये भी जाने कि वर्ष 1983 में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया, तो वर्ष 1983 में शुरू किया गया मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। अगर भविष्य में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन पुरस्कारों को इनका वर्ष दिया हो, प्रारंभ वर्ष, और किस क्षेत्र में या कब से दिए जा रहे हैं, तो वहां पर अगर सूची मिलान करने को आएगा तो हमारी यह व्याख्या वहां पर निर्णायक सिद्ध होगी। वर्ष 1991 में व्यास सम्मान, वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 1969 में जो कि प्रश्न आज का था भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के शुरू किया गया और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। वर्ष 1983 में मूर्ति देवी पुरस्कार शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में ऐसे पूछें जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है, क्योंकि जब ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। और लगभग जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज आई है उनमें हर सीरीज में हमारा प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न ऐसे हम पूछे आपसे, तो यहां पर हमें सावधानी पूर्वक पढ़ के और नहीं को अंडरलाइन कर देना है। अब हम विकल्पों पर चर्चा करेंगे। यहां पर 4 लेखक दिए हैं और 4 उनकी रचनाएं दी हुई हैं। तो पहला विकल्प है पृथ्वीराज विजय, विकल्प है चंद्रबरदाई, दूसरा विकल्प है बी पर कर्पूर मंजरी, इसके लेखक बताए गए राजशेखर, गीत गोविंद इसके लेखक बताए गए जयदेव, और नाट्य शास्त्र इसके लेखक बताए गए भरत मुनि। तो आपको यह बताना है कि इनमें से किसका सही सुमेलन नहीं है, किस रचना का लेखक सही सुमेलन विकल्प के तौर पर इसमें नहीं है। यह आज के प्रश्न का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच भी चुके होंगे। पहला वाला विकल्प सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई के द्वारा नहीं लिखा गया, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा है, ना कि पृथ्वीराज विजय को। पृथ्वीराज विजय के लेखक कश्मीरी कवि जयानक थे। कश्मीरी कवि इसके लेखक कौन थे, तो नोट कर लेना है, कश्मीरी कवि जयानक। और इसकी रचना कब हुई है, तो याद रखना है 1191 और 1192 के मध्य, 1191 और 1192 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है, नोट कर लेना आपको। बाकी सारे विकल्प यहां पर सही सुमेलित है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, आपको नोट कर लेना है। हम दोबारा से बोल रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं, ना कि पृथ्वीराज विजय के। पृथ्वीराज विजय के कश्मीरी कवि जयानक है, इसके लेखक कौन है, तो कश्मीरी कवि जयानक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडलीय हवा में निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। वायुमंडलीय हवा में निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि वायुमंडलीय घटक में सबसे ज्यादा जो प्रचुर रूप से तत्व पाया जाता है कौन है, तो आपको जवाब देना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है, याद रखिएगा, लगभग 78% नाइट्रोजन की उपलब्धता वायुमंडल में रहती है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, तो विकल्प के तौर पर यहां पर नंबर 2 पहले पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%। ऑक्सीजन की उपलब्धता लगभग 21% रहती है। अब दूसरे विकल्प पर दिया जलवाष्प, तो जलवाष्प की मात्रा रहती 0.जलवाष्प कितनी पाई जाती है, तो 0.001% से लेकर 4% तक, ठीक है, नोट कर लेना है। 0.001% से लेकर के 4% तक यह गैस वायुमंडल में पाई जाती है। यह एक अस्थायी गैस है और यह किस पर निर्भर करती है, तो तापमान पर निर्भर करती है। तापमान और मौसम, स्थानीय मौसम कैसा है, इस पर इसकी निर्भरता रहती है, इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। और जलवाष्प ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली एक प्रमुख गैस है, यह भी आपको नोट कर लेना है। जलवाष्प ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापमान को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली गैसों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा विकल्प जो यहां पर दिया है विकल्प सी के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है और यह भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली गैस है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी कला वीथिका कहां स्थित है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, महात्मा गांधी कला वीथिका कहां स्थित है। पहला विकल्प है वर्धा में, दूसरा है प्रयागराज में, तीसरा विकल्प है गांधीनगर में, चौथा और अंतिम विकल्प है नई दिल्ली में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे कि महात्मा गांधी कला वीथिका कहां पर स्थित है। तो महात्मा गांधी कला वीथिका कहां स्थित है, तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है प्रयागराज में, जिसका पूर्ण नाम इलाहाबाद, अभी हाल के दिनों में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। और यहां पर महात्मा गांधी से संबंधित, उनके जीवन चरित्र से संबंधित बहुत सारी कला की प्रदर्शनियां समय समय पर लगाई जाती हैं, याद रखिएगा। और यह उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में स्थित है। यह कहां पर स्थित है, तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद
के परिसर में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, परिषद भी कह सकते हैं इसको, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र भी, केंद्र भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, इसको केंद्र भी कह सकते हैं, वहां पर यह स्थित है। और महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से संबंधित तमाम प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई जाती है, समय समय पर इसका आयोजन होता रहता है। अब हम बात करेंगे बचे वाले विकल्पों पर। तो पहला विकल्प यहाँ पर दिया वर्धा। वर्धा कहां पर है, तो हमें याद रखना, वर्धा महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और क्यों प्रसिद्ध है, तो यहां पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है, और यहां पर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अवस्थित है, याद रखिएगा। अब हम अगले विकल्प पर आएंगे, गांधीनगर। गांधीनगर कहां पे, तो आपको याद रखना, गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर कहां पर है, तो गुजरात में। यहां पर ऐसा कौन सा संस्थान है जो हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो यहां पर राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान है। यहां पर प्रमुखतः राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान का मुख्यालय है, यह भी आपको नोट कर लेना है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में राष्ट्रीय से लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रादेशिक, राजकीय और तमाम संगठनों के मुख्यालय यहां पर हैं, जो कि समय समय पर चर्चा होती रहती है हमारे आपके बीच में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। यह प्रश्न सामान्यतः विज्ञान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था, 4 वैज्ञानिक यहां पर दिए गए हैं, थियोडोर मेमन, थॉमस अल्वा एडिसन, रॉबर्ट वाटसन और एल्फ्रेड नोबेल। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। और रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा, वायुयान और तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्पेस में उड़ते हैं, उनकी सही लोकेशन जानने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, और तमाम सैन्य साजो सामान में रडार का प्रयोग किया जाता है। वायु रक्षा प्रणाली में भी रडार का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो इसके आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट वाटसन है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। थियोडोर मेमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा, लेजर के आविष्कारक बताए गए थियोडोर मेमन। आगे बढ़ते हैं, अगले विकल्प में यहां पर दिए थॉमस एल्वा एडिसन, ये बल्ब के आविष्कारक है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक है थॉमस एल्वा एडिसन, याद रखिएगा। अगले विकल्प के तौर पर, जो कि सही उत्तर आपका है, और बचे वाले विकल्प में चौथे नंबर का विकल्प है एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक, एल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट एक विस्फोटक होता है, उसके आविष्कारक हैं ये। और इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। इनकी पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाई जाती है। और इनकी पुण्यतिथि पर विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, और मैं पूर्व के वीडियो में बता भी चुका हूं कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र, आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, इनकी घोषणा पूर्व में कर दी जाती है। आगे अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक कौन है। सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक कौन है, 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक जरूर पहुंचेंगे। अरविंदो घोष, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और सरोजिनी नायडू। विकल्प एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं, अरविंदो घोष, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और सरोजिनी नायडू। तो हमारे आज के इस प्रश्न के सही जवाब है इसका अरविंदो घोष के द्वारा यह पुस्तक रचित की गई है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट ऑफ वेद के लेखक है अरविंदो घोष, जो कि उग्र विचारधारा के क्रांतिकारी थे, और जिन्होंने वंदे मातरम नामक अखबार का संपादन भी किया था। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय को बिताने का स्थान चुना है पुदुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी के नाम से जानते थे। वहां पर उनके द्वारा एक आश्रम बनाया गया था, जो कि कई पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया, एरेबिलो आश्रम, याद रखिएगा। एरेबिलो आश्रम के फाउंडर कौन है, तो अरविंदो घोष है। और अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बिताने के लिए उन्होंने किसको चुना था, तो पांडिचेरी, जिसका वर्तमान नाम पुदुचेरी है, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको नोट कर लेना है। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई प्रमुखता, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा।
दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है और 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? तो दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें कौन शामिल है? तो एक तो आपको याद रखना है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो जहां से सवाल ज्यादा बना है गीता रहस्य, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये भी नोट करिएगा, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। 86वां अखिल भारतीय पीठासीनधिकारी सम्मेलन 2026 किस राज्य की मेजबानी में संपन्न होगा? यह प्रश्न करंट अफेयर से लिया गया है और वर्ष 2026 में सम्मेलन का आयोजन होना है, प्रस्तावित है। 4 राज्य यहां पर आपको दिए गए हैं और विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। 86वां अखिल भारतीय पीठासीनधिकारी सम्मेलन 2026 किस राज्य की मेजबानी में संपन्न होगा? इसकी तिथि पूर्व में घोषित की जा चुकी है। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा या विधानमंडल कहां पर है? तो याद रखना प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। यह सम्मेलन लखनऊ में आयोजित होगा। याद रखना है 19 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक यह सम्मेलन प्रस्तावित है। 19 जनवरी आगामी 19 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक यह सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह भी नोट कर लेना है। इसका क्रम क्या है? 86वां है और वर्ष 2026 के मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य को मिली। यहाँ के विधानमंडल में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और संयोग से भारत की लोकसभा का क्रम भी 18वां है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का क्रम भी 18वां है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का वर्तमान में क्रम क्या है? तो आपका जवाब होगा 18वां। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये भी आपको नोट कर लेना है, सतीश महाना जी इसके अध्यक्ष हैं। और भारत की जो लोकसभा है उसका क्रम क्या है? तो उसका भी क्रम संयोग से 18वां ही है और उसके अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। याद रखिएगा ओम बिड़ला जी। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। यहां पर दिया है बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो बिहार में गत वर्ष अर्थात 2025 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो इसका क्रम था 84वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? बिहार ने। बिहार की राजधानी कहां है? पटना में। तो वहां पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था गत वर्ष 2025 में। अब हम अन्य विकल्प पर चर्चा करेंगे। अगला विकल्प दिया यहां पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में 83वां सम्मेलन आयोजित हुआ था। याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य का विधानमंडल अवस्थित है। तो वहां पर 83वें सम्मेलन की मेजबानी इसको मिली हुई थी। अंतिम विकल्प पर यहां दिया है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 की मेजबानी मिली थी और इसका क्रम क्या था? तो 82वां। हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर आप जान गए 82 नंबर का सम्मेलन कहां हुआ क्रमांक में, 83 नंबर का कहां हुआ, 84 कहां हुआ। और थोड़ी सी त्रुटि है यहां पर, हम माफी चाहेंगे आपसे। 2025 में जो सम्मेलन हुआ है इसका क्रम रहेगा 85वां, इसका क्रम रहेगा 85वां। और 2024 का जो सम्मेलन हुआ है इसका क्रम रहेगा 84वां। और 2023 का जो सम्मेलन हुआ है इसका क्रम रहेगा 83वां। अब सही है 83, 84, 85 और 86। हम पूरा एक बार व्याख्या करेंगे, माफी चाहेंगे आपसे, थोड़ी सी त्रुटि हुई हमसे। 86वां सम्मेलन आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश में 2026 में। उसके पूर्व 2025 में सम्मेलन का क्रम था 85वां और आयोजित हुआ था बिहार की मेजबानी में। उसके पूर्व वर्ष था 2024, सम्मेलन का क्रम था 84वां, मेजबानी मिली थी महाराष्ट्र को। और उसके पूर्व 2023 में सम्मेलन का क्रम था 83वां और इसकी मेजबानी मिली थी राजस्थान राज्य को। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अभी हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर विश्व का शीर्ष चावल उत्पादक राष्ट्र बना हुआ है? भारत ने अभी हाल ही में किस राष्ट्र को चावल के उत्पादन में
पछाड़ दिया है और वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर भारत का नाम आ रहा है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, बांग्लादेश को, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को और चीन को। तो सबसे बहुचर्चित सवाल यह है, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन ट्रोल कर रहा है, चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जो चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। और जो यहाँ पर बचे वाले विकल्प है थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, ये विश्व के शीर्ष चावल उत्पादक राष्ट्र है और चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको जवाब देना है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया, किस भारतीय को दिया गया? 4 विकल्प है यहाँ पर, निर्मला सीतारमण को, सुप्रिया साहू को, स्नेहलता श्रीवास्तव को, अपराजिता सारंगी को। तो आज के प्रश्न का सही जवाब है कि यह पुरस्कार तमिलनाडु राज्य की जो मुख्य सचिव हैं कार्यवाहक के तौर पर सुप्रिया साहू को यह पुरस्कार 2025 में दिया गया है। उनके पर्यावरण में अभूतपूर्व योगदान के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन पर उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है वर्ष 2025 में। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला पूर्णकालिक शब्द नोट करिएगा, पूर्णकालिक, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, महिला वित्त मंत्री हैं। यदि आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बताइएगा, तो आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी, क्योंकि वर्ष 1970 और 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्तीय प्रभार उनके पास था। तो पहली महिला वित्त मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा इंदिरा गांधी। और यदि आपसे पूछा जाता है पहली महिला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बताइए भारत की, तब आपका जवाब होगा जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। ये एक आईएएस अफसर है और एमपी कैडर की है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश कैडर की एक आईएएस अफसर रही हैं। और यह भी आपको नोट कर लेना है, स्नेहलता श्रीवास्तव भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार 2017 से 2020 तक निर्वहन कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, अपराजिता सारंगी। अभी हाल के दिनों में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें उड़ीसा के भुवनेश्वर से सांसद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली अपराजिता सारंगी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। आपको हमें बताना है कि यह वीडियो कैसी लगी। अपने सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से देते रहिएगा। धन्यवाद।